और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में भीड़ तंत्र और अराजकता को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं बांग्लादेश में प्रशासन इसको लेकर भी उल्टे जवाब दे रहा है। वो पीड़ित युवक को ही अपराधी बता रहा है। इधर भारत की ओर से एक बार फिर इस घटना के बाद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर पैनी नजर बनी हुई है। आइए आपको बांग्लादेश के हालात पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ये यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अराजकता पटरी पर दौड़ रही है। पिछले एक साल में सुधारों के नाम पर जो व्यवस्था थोपी, उसने कट्टरता, धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता को खाद और पानी दिया। हालत ये हो गई है कि एक साल के भीतर भीतर लोग फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। यानी जिस भीड़ तंत्र ने पिछले साल एक लोकतांत्रिक सरकार को रौंद कर यूनुस को सत्ता के शिखर पर बैठा दिया था, अब उसका मन इससे भी भर गया है। ये अपने नियमों और शर्तों पर देश को हाँकने के लिए फिर निकल पड़े हैं। इस भीड़ तंत्र का दानवीय चेहरा पहले भी दुनिया देख चुकी है, लेकिन सत्ता की लालच में यूनुस प्रशासन ने इस पर काबू पाने के बजाय इन्हें प्रोत्साहित करता रहा। नतीजा ये हुआ कि अब ये भीड़ एक बार फिर मारने मराने पर उतारू है और उसके निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है। मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीप चंद्र दास के खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे कि एक और हिंदू युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। बुधवार रात 11 बजे पंगशा उपजिला के हौसुंडगांग पुराने बाजार में 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट की स्थानीय लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी। गुनाहगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के बजाय प्रशासन खुद अमृत मंडल को एक अपराधी बताकर घटना को डाउन प्ले करने में जुट गया है। पुलिस मामले को सांप्रदायिक नहीं मान रही है, बल्कि पैसे की वसूली का मामला बता रही है। भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी पैनी नजर है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ रहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में स्वतंत्र, पारदर्शी, समावेशी और सहभागी चुनाव पर जोर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के लिए यूनुस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार खास तौर पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रही है। वहीं हिंदुओं के दमन के खिलाफ बांग्लादेश से लेकर भारत तक आक्रोश है। बुधवार को अमृत मंडल की हत्या के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू संगठन नेशनल हिंदू महाजोत ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दीपू की हत्या की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को भी भारत के कई शहरों में हिंसा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोलकाता, वाराणसी, मिदनापुर, सियालदा समेत अन्य शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश की हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। तो बांग्लादेश पर भारी दबाव है, भारत भी दबाव डाल रहा है, दुनिया के कई देश दबाव डाल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे विशेष मेहमान अशोक सज्जनहार, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? लगातार वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आपने ठीक कहा अपनी रिपोर्ट में, जो वहां पर हालात पिछले एक साल 1.5 साल हो गया है,
5 अगस्त को शेख हसीना को वहां से अपने पद से हटाया गया था और करीब 8 अगस्त को 3-4 दिन बाद मोहम्मद यूनुस वहां पर आ गए थे। परंतु जब से वो आए हैं तब से वो हालात को काबू करने में बिल्कुल भी असमर्थ रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्ट्रीट वायलेंस हो, किसी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वहां पर पूरे देश की मांग है जो वहां पर इलेक्शन किए जाए। भारत भी यही चाहता है जो वहां पर जल्दी इलेक्शन हो, इंक्लूसिव इलेक्शन हो, सभी के हिस्से से वहां पर सबको मिलाकर इलेक्शन किया जाए। परंतु वो अभी तक नहीं कर पाए हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है। भारत ने बहुत घोर चिंता जताई है इसमें, और ये हमको दबाव बनाकर रखना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं और आगे चलते हुए नहीं हो। अशोक जी, हमने पूर्व में देखा है कि भारत की ओर से कुछ आर्थिक कदम भी उठाए गए थे जिसका बांग्लादेश पर काफी फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो संभली नहीं। लगातार वहां से इस तरह की घटनाओं की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में ही हमने देखा कि किस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। भारत की ओर से कड़ी निंदा की गई है, पैनी नजर भारतीय विदेश मंत्रालय की बनी हुई है। आगे किस तरह से और दबाव बढ़ाया जा सकता है बांग्लादेश के ऊपर, अशोक जी? देखिए, भारत ने तो हमेशा यही कहा है जो हम अच्छे संबंध चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही पुराने उनके साथ संबंध हैं, सामरिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। परंतु इसमें बांग्लादेश को अपना रास्ता सुधारना होगा। वहां पर जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल इस्लाम के जो लोग हैं, जमात इस्लामी है, और जो वहां पर युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे वो स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स एक समय रहा करते होंगे, क्योंकि ये भी जो हैं, जो उस्मान हादी जिनकी मृत्यु की गए, या एक और जो वहां पर मारे गए हैं, वो करीब 40-42 साल के वो लोग थे। तो इतने वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो तो लेक्चरर्स थे, वहां से निकल चुके हैं। तो उन्होंने वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिस्ट तरीके से वो रेडिकल इस्लाम की तरफ से वहां पर जा रहे हैं। इससे हमको बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, और ये हमने चेतावनी दी है बांग्लादेश को, जो वो अपने वहां पर शांति स्थिर कायम रखें, शांति को वहां पर स्थिरता बनाए रखें। तो यही उनके लिए और दोनों देशों के लिए फायदा होगा। और हमारे पास देखिए, हम कोई ऐसा कदम कड़ा कदम नहीं उठाना चाहते जब तक कि इसकी बिल्कुल जरूरत ना हो। और मेरे विचार से ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा। जो भारत बहुत बड़ा देश है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश, 4000 से ज्यादा किलोमीटर का हमारा उसके साथ सीमा है। तो इसीलिए बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। तो इतना वो प्रवोक करने का प्रयास नहीं करे। अभी तक यही किया जा रहा है, जो वहां पर एंटी लिबरेशन फोर्सेस हैं वो सामने आ गए हैं। परंतु जब इलेक्शन होते हैं, अगर फ्री फेयर इंक्लूसिव इलेक्शन अशोक जी, होते यहीं हैं, पर आपसे तो एक उससे सवाल जानना बेहतर हो चाहेंगे। सकता है। अशोक जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि इलेक्शन वो करवा रहे हैं, फरवरी की उनकी टाइमलाइन है, वो डिले होता है या नहीं होता है ये देखना होगा। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो वहां पर एनसीपी, जमात और बीएनपी भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी भी जो विचारधारा है वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है। आवामी लीग वहां पर चुनावों में भाग लेगी नहीं, उसको चुनाव से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में ये जो कट्टरपंथी हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, ये क्या हालात सुधर पाएंगे वहां पर इलेक्शन के बाद भी? जी देखिए, वही भारत हमेशा कहता रहा है, जो हम चाहते हैं वहां पर इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। वहां पर कोई भी, जैसे उन्होंने ये कहा है, जो अवामी लीग को वहां पर इसमें सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, तो ऐसे हालात वो ठीक नहीं रहेंगे। बीएनपी भी थोड़ा बहुत अपने को उसमें कॉर्नर समझती है, क्योंकि वो देख रही है मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी और जो स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी उनके साथ, जमात के साथ इतना ज्यादा वो आगे जाना नहीं चाहती है। और अगर वैश्विक स्तर पर इन इलेक्शंस को क्रेडिबिलिटी मिलनी है, अगर इनको विश्वसनीयता मिलनी है, जो वो ठीक तरीके से इलेक्शन हुए हैं, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी इस अवामी लीग, जो कि हमेशा से वो अग्रणी रही है वहां पर, उसको बाहर निकालकर आप क्रेडिबल इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दबाव ये बना रहना चाहिए, जो ये इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए वहां पर, तभी उसकी
क्रेडिबिलिटी बन पाएगी। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।